ये पांचों क्वेश्चंस हो गए, हाँ या ना? जल्दी बताइए, करें डिस्कस इसको। फिर ज्यादा टाइम लगाओगे तो डिस्कस कैसे करोगे ये बताओ पहले तो। पहला क्वेश्चन कह रहा है द मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर इज, कर पाए या नहीं क्विकली? अरे मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। मोलालिटी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, जल्दी Number बोलो। of moles upon given वेट ऑफ mass of solvent. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 1000/18 यानी कितने मोल्स? 55.5, हाँ या ना? किस में प्रेजेंट है ये? 1 kg में। ओके, तो आंसर वुड बी 55.5 मोल्स। यही निकाला? Yes, sir. ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर ऑफ 3m सॉल्यूशन। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। 9. वेरी गुड। देखो, एक मोलर सॉल्यूशन, उसने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl इन 3 लीटर, ये कैसे निकालोगे? 3 मोलर सॉल्यूशन मींस 3 मोल्स इन 1 लीटर, हाँ या ना? अगर 3 मोलर सॉल्यूशन कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? 3 मोल प्रेजेंट है 1 लीटर में, तो बताओ 3 लीटर में कितना हो गया? 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9। कितने लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए? जल्दी क्विकली रेज योर हैंड। अवनी, बात समझ आया? इशिता, कृष, शाहिद, विधि, समझ आया बच्चों? चलिए Yes. अगला कह रहा है 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, तो 4 लीटर ऑफ 0.02 m, ये क्या हो गया? वॉल्यूम 1। ये क्या हो गया? मोलैरिटी m1 वाज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, और डाइल्यूट कर दिया, यानी कि अब फाइनल वॉल्यूम कितनी हो गई? 4 + 1 5 वॉल्यूम हो गई इसकी, हाँ या ना? जल्दी बोलो। उसने पूछा द मोलालिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज, निकाल दो, आसान सा क्वेश्चन है। कैसे करोगे? m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. कितना दिया मोलालिटी? 0.02। कितनी वॉल्यूम दी हुई है? 4 लीटर। m2 कितनी हो गई है? 5। क्या निकालनी है? v2 निकाल पाओगे? नहीं, जल्दी बोलिए, हाँ या ना? क्विकली। हो जाएगा? अरे कितना आया? सॉल्व कर लो ना। 4 इंटू 0.02 इज 0.08, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा? लगभग 0.016 के करीब ये आ गए। आइए जरा, हाँ बोलिए। तो थर्ड वाला एक बार और बता दीजिए, नेटवर्क इशू हो गया। इक्वेशन ऑफ टाइट्रेशन याद है? m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। यस सर। बस वही लगाना है। बस मैं पहले क्या दे दिया आपको? इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है 4 लीटर, मोलारिटी दे दी है आपको 0.02 कैपिटल M। ठीक है, इसको डाइल्यूट कर दिया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है 4 लीटर में 1 लीटर पानी और डाल दिया, डाइल्यूट का मतलब। तो यानी कितनी हो गई अब आपकी वॉल्यूम? अब हो गई 5 लीटर। तो आपसे पूछा क्या रिजल्टेंट बताओ मोलारिटी कितनी हो गई, निकाल दोगे? नहीं? यस सर। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे। लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यूज ऑफ पीपल लिविंग एट हाई ऑल्टीट्यूड इज ड्यू टू, ये सबको आता है इसका आंसर। ऊपर ऑक्सीजन कम है, किसकी वजह से कम है ऑक्सीजन? ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कम किसकी वजह से है? जल्दी बताइए। अरे क्या है, ऊपर जब जाते हो हाइट पे तो क्या कम होता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेशर लो होता है, खत्म कहानी। क्वेश्चन नंबर 5, considering the formation, breaking and strength of hydrogen bond, predict which of the following mixture will show a positive deviation from Raoult's law। कह रहा है बॉन्ड की फॉर्मेशन, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड को कंसीडर करते हुए ये बताइए कौन सा मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, देखो जिस मिक्सचर में फाइनल बॉन्ड जो बने वो बॉन्ड कैसा बने? वीक बॉन्ड बने, समझ जाइए वो डेविएशन कौन सी है? पॉजिटिव। नाइट्रिक एसिड और वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन CH है, और एसीटोन इज CH3CO CH3, इसके बीच में भी क्या बनेगी? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। फिनॉल और एनिलीन में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। किस में नहीं बनने वाली? इसमें सबसे वीकेस्ट बॉन्डिंग बनेगी, और वीकेस्ट बॉन्डिंग होगी तो पार्टिकल्स क्या होंगे? एस्केप कर जाएंगे। द आंसर विल बी मिथेनॉल एंड एसीटोन। एम आई क्लियर टू ऑल? और अगर देखो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भूल गए, इसका मैं एक और आपको सॉल्यूशन बताऊं। मिथेनॉल और एसीटोन के अंदर अल्कोहल हाईली वॉलेटाइल होते हैं, हाँ या ना? अरे अल्कोहल वॉलेटाइल होते हैं, हाँ या ना?
बच्चों अल्कोहल वॉलेटाइल है, यस और नो? यस सर। और एसीटोन क्या होते हैं? ईथर कीटोन सुनाते हैं, एसीटोन भी क्या है? नेल पॉलिश रिमूवर इस्तेमाल करते हैं एसीटोन को हम लोग, ये भी क्या है? हाईली वॉलेटाइल। तो दो हाईली वॉलेटाइल जब मिलाओगे तो अल्टीमेटली ऑब्वियस सी बात है जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल्स तो वैसे ही एस्केप करेंगे, मोर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसका मतलब इनके बीच में लगने वाली बॉन्डिंग कैसी है? वीक बॉन्डिंग होगी। और वीक बॉन्डिंग कौन सी डेविएशन शो करती है? पॉजिटिव डेविएशन। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। यस सर। चलिए स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक क्विकली, 5 मिनट दिए। हो गए? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इन कंपैरिजन टू 0.01 m सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 m यूरिया सॉल्यूशन इज। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर में क्या है इस क्वेश्चन में ना, एक ही चीज आपने स्टडी करनी है, वो हालांकि सिलेबस से कट गया है लेकिन इनडायरेक्टली आपको आएगा। मैं बताता हूं आपको, और वो क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर। वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर का मतलब होता है कि कोई भी सॉल्ट या कंपाउंड कितने आयंस में डिसोसिएट होता है। ठीक है, अब ये जो प्रॉपर्टी की बात कर रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल एम। हाँ या ना? ये प्रॉपर्टी जानते हो? जल्दी बताओ। यस सर। डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल एम हमारी वैल्यू है। यहां पर एक और टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, वो है आई। बात समझ आ रही है? आई क्या होता है? आई होता है हमारा डिसोसिएशन। जो जितने आयंस में ज्यादा टूटेगा, आप सिंपल मैथ्स लगा लेना, जो जितने आयंस में ज्यादा टूटेगा उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो पहला आता है ग्लूकोज। बताओ ग्लूकोज आयनाइज होता है क्या? नो सर। वेरी गुड। बताओ यूरिया टूटता है क्या? नो सर। तो इसका मतलब ना तो टूटेगा हमारा ग्लूकोज, ना टूटेगा हमारा यूरिया, यानी कि दोनों की ही जो डेल्टा टीएफ है वो क्या होगी? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो। अरे सेम रहेगी ना। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोलारिटी सेम ही है दोनों की, उसकी भी 0.01, इसकी भी 0.01। के एफ भी कांस्टेंट रहा होगा, क्या चीज रह गई? आई। और आई की वैल्यू डिपेंड किस पे कर रही है? टूटने पे। दोनों नहीं टूट रहे, इसका मतलब आई भी सेम है, तो इट विल रिमेन सेम। मान लो अगर क्वेश्चन होता 0.01 m K2CO3 और 0.01 m यूरिया, तब बताओ आंसर क्या होता? जल्दी बोलिए। K2CO3 कितने में टूटता, कितने आयंस में टूटता? जल्दी बोलिए। K2CO3 कितने आयंस में डिसोसिएट होता? 3 आयंस में टूटता। देखो कैसे, 2K प्लस और CO3 2 माइनस, यानी कि I की वैल्यू कितनी हो गई? 3। हाँ या ना? अरे बोलो। I की वैल्यू 3 हो गई बच्चों। यस सर। अगर I की वैल्यू 3 हो गई तो डेल्टा TF की वैल्यू बढ़ गई या घट गई? सर बढ़ गई। बढ़ गई। उस केस में इंक्रीज हो जाएगा। एम आई क्लियर टू ऑल? प्लीज रेज योर हैंड अगर समझ आ गया तो सभी को। जल्दी से क्विकली रेज योर हैंड, क्विकली। अदर्स आल्सो। मयंक। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर मोलैरिटी चेंज मतलब सेम है कि मोलैरिटी सेम है? दोनों ही कैपिटल एम दिए हुए ना, वो तो सवाल ही नहीं है। मोलारिटी बोले, मोलारिटी बोले, कंसंट्रेशन टर्म्स है, डिफरेंशिएट मत, घबराओ मत उसमें। ये इसको आप मोलर ले लो, मोलारिटी तो मोलारिटी की टर्म्स, कंसंट्रेशन सेम दी हुई है उसमें, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है। मेन यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन होगा ऐसे क्वेश्चंस के अंदर? आई। और आई बताएगा कि वो टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। अगर टूट रहा है तो डेल्टा टीएफ की वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं टूट रहा है तो इट विल रिमेन सेम। क्या बात समझ आ गई? हाँ या ना? यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अनराइप मैंगो प्लेस इन अ कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन टू प्रिपेयर पिकल श्रिवल्स, क्या होगा? कैसी सॉल्यूशन है? सॉल्ट सॉल्यूशन। बाहर सॉल्यूशन कैसी है? सॉल्ट सॉल्यूशन। बताओ क्या होने वाला है? अरे श्रिवल मतलब सिकुड़ रहा है। क्यों सिकुड़ रहा है? जल्दी बताओ। इसका लूज मतलब ये करेगा। अगर आम है, ये आम है और बाहर बाहर जो कंसंट्रेशन है, बताओ ज्यादा कौन सी है? आम की कंसंट्रेशन ज्यादा है या बाहर? बाहर। बहुत बढ़िया। आउटसाइड कंसंट्रेशन मोर, हाँ या ना? और
जो मैंगो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लेस। हमने क्या पढ़ा था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, इसका मतलब जो भी बचा कुचा इसका भी माल पानी है वो कहाँ चला जाएगा, सॉल्यूशन में, तो इट विल श्रिंक। हाँ या ना, जल्दी बोलो जी सर। आंसर बोलो, क्या आ जाएगा इसका। Yes. ऑस्मोसिस हो रही है इसके अंदर एंड लूजेस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। एम आई क्लियर टू ऑल? क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द Yes, sir. फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है, एग्जाम्पलर भी जरूर करनी है हम लोगों को। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कह रहा है टू डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कह रहा है, ये दो डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं सुक्रोज की, ठीक है, सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात मानते हो? जल्दी बोलो। यहाँ पे इसने एक गलत बात बोल दी है, टू डिफरेंट सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस में हमें क्या पता वो सॉल्यूशन जो बन रही है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी? क्यों? अगर वो सॉल्यूशन में आयनाइजेबल पार्ट हुआ तो क्या कौन सी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी ऑटोमेटिकली? आई इंक्लूड हो जाएगा ना। जैसे अभी ऊपर वाला आपने क्वेश्चन पढ़ा था, ग्लूकोज और यूरिया की सॉल्यूशन लिया था, ग्लूकोज और यूरिया में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों नहीं पड़ रहा ग्लूकोज और यूरिया में फर्क? क्योंकि ना तो ग्लूकोज टूट रहा था ना यूरिया टूट रहा था, ठीक है। लेकिन अगर आप डिफरेंट सॉल्यूशन ले रहे हो और वो क्लियर नहीं कर रहे हो, ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट डिफरेंट हो गया, विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कह रहा क्या उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? Yes. यस सर। क्योंकि वैसे भी ना एक बात और याद रखना, अगर आपको शॉर्टकट कहूं तो डेल्टा टीएफ या जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, डेल्टा टीएफ डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ है ना? तो आप ये नहीं कह सकते मोलालिटी सेम है सॉल्वेंट अलग है तो चल जाएगी गाड़ी, नहीं, डेल्टा टीएफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। इसीलिए ये वाली जो बात है ये गलत हो गई। आंसर इज 8 का फर्स्ट पार्ट। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 पे। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज, अब ये तो आप जानते ही हो, जितना ज्यादा KH होता है उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बताया था मैंने आपको। KH, जी बोलिए। सर एक बार 8th वाला ए पार्ट फिर से दिखा दीजिए। फिर से दिखा देता हूं। 8th का फर्स्ट पार्ट है टू डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ सुक्रोज ऑफ सेम मोलालिटी, यानी तो चलो समझ आ गई बात, प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स विल हैव सेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब उसने क्या कह दिया, सॉल्वेंट डिफरेंट है और फिर भी कह रहा है क्या उसका डेल्टा टीएफ सेम आने वाला है? नो, डेल्टा टीएफ डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है बेटा? सर एक बार इसका सी पार्ट भी समझा दो कि वो वाला समझ लो। वो कैसे होगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.01 m aqueous solution of barium chloride, potassium chloride, acetic acid and sucrose। पहली बात, सुक्रोज तो टूटेगा ही नहीं। व्हाट इज सुक्रोज? C12H22O11, हाँ है ना? जो Yes, sir. एसिटिक एसिड है वो टूटता है CH3COO- और H+ में। KCl टूटता है K+ और Cl- में, और BaCl भी टूटता है Ba2+ और 2Cl- में। बताओ किसका I सबसे ज्यादा है इस केस में? BaCl2। बहुत बढ़िया, इसका I सबसे बड़ा हो गया, इसका आपने लिख दिया I सबसे बड़ा है और वो है भी, इसलिए BaCl2 पहले आया। आपके दिमाग में आ रहा होगा KCl और एसिटिक एसिड दोनों ही दो आयंस में टूट रहे हैं, तो फिर KCl का ज्यादा क्यों और एसिटिक एसिड का बाद में क्यों? बताओ, इसका आंसर भी आपको आता है, बस दिमाग नहीं लगाया आपने। आयंस बनते हैं। जल्दी कौन आयनाइजेबल हो जाएगा, जल्दी कौन टूटेगा आयनाइज होके? सब BSc। नहीं BaCl2 नहीं, KCl और इथेनॉइक एसिड की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा KCl ऑब्वियस सी बात है, KCl तो आयंस दोनों ही बना रहे हैं, KCl भी 2 बना रहा है, इथेनॉइक एसिड भी 2 बना रहा है, लेकिन कौन जल्दी बना रहा है शाहजहां? KCl, इसीलिए KCl, उसके बाद इथेनॉइक एसिड और लास्ट में सुक्रोज। तो ये ठीक है, स्टेटमेंट गलत नहीं है। एम आई क्लियर बेटे? यस सर। चलिए आइए अब जरा क्वेश्चन नंबर 9 के बाद। 9 क्लियर हो गया? क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज, अब बता दो जल्दी से एक बार। ये तो अभी लिखा हुआ सामने सामने क्वेश्चन, अगर ये फॉर्मूला देख रहे हो तो उसका आंसर तुम्हें आता है। अगर ये फॉर्मूला जो सिखाया था मैंने, अगर ये याद है तो इसका आंसर आपको आता है। द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट हमने पता है KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो आप मुझे बताइए आंसर कौन सा हो गया? अरे अब तो देखिए दादा, इंग्लिश में लिखा हुआ सामने सामने।
बी ऑप्शन। कितने लोगों को समझ आया? जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका केएच क्या है? अरे बताओ, जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है उसका केएच क्या है? ज्यादा है ना। तो वही तो लिखा उसने, और क्या लिख दिया उसने, कोई नई चीज? क्या मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? हाँ। ठीक है, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ये फ्रेश वाटर है और ये है कंसंट्रेटेड सोडियम, यानी कि ये लो कंसंट्रेशन हो गया और ये क्या हो गया आपका? हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस याद है ना आप लोगों को? ऑस्मोसिस में कहां से कहां मूवमेंट होती है सॉल्वेंट की? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। हाँ। लेकिन आपने क्या नोटिस किया कि पिस्टन बी पर प्रेशर लगाया गया और ए पर भी प्रेशर लगा रहे हैं। तो उसने बोला वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी if a pressure lower than osmotic pressure is applied to piston B. Piston water will move from side A to side B if pressure lower than osmotic pressure is applied on piston B. अगर osmotic pressure से कम प्रेशर लगा दूं तो पानी कहां से कहां मूव करेगा? साइड ए टू साइड बी। सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? हमें ढूंढना क्या है इसमें? करेक्ट ऑप्शन। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर लगा दिया मैंने तो क्या हो रहा है? वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। अच्छा, अगर पिस्टन बी का प्रेशर हम लगा दें तो उस पर मतलब साइड ए टू साइड बी प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। पिस्टन बी पे प्रेशर कम लगा रहे हो ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो उसने कहा उस केस में साइड ए से साइड बी की तरफ वाटर मूव करेगा। सही बात है गलत बात है? जल्दी बोलो। Yes, sir. सेकेंड पार्ट देखो, water will move from side B to side A if pressure greater than osmotic pressure is applied on piston B। ये तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पहली वाली भी ठीक है दूसरी वाली भी ठीक है। बताओ क्यों? जब यहां से यहां जाना है तो ऑब्वियस ही बात है। बताओ कौन सी कंडीशन है जब उल्टा चल रहा है? बी से ए जा रहा है, कौन सी ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस करने के लिए जो पिस्टन बी है इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, दैट प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ या ना? और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इफ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन बी द वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए। ये ठीक है स्टेटमेंट। और अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम प्रेशर रह गया तो क्या होगा? लिक्विड मूव करेगा कहां से कहां? सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। हाँ या ना? एम आई क्लियर? इसके दोनों पार्ट ठीक है, ए भी ठीक है बी भी ठीक है। क्लियर है ये? जल्दी बोलो हाँ या ना? Yes. जी सर। आओ जरा सी पार्ट पे। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए फॉर प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाइड ऑन पिस्टन बी। गलत। अगर जितना ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर आप लगाओगे तो ये आने वाला लिक्विड और यहां से जाने वाला लिक्विड ये पेरीफ्री पे लड़ते रहेंगे, ना तो प्रॉपर इन होगा इसका लो से हाई में, ना ही हाई से लो में इन होगा। मतलब दोनों एक कहां पर मिल रोकेंगे तो एक दूसरे के फ्लो को रोकेंगे उस केस में। फोर्थ वाला क्या कह रहा है? वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। सेम बात रिपीट कर दी इन्होंने। कह रहा है वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी, अगर प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए तब भी नहीं मूव करेगा, तब भी पानी पेरीफ्री पे लड़ेगा। दोनों की जो सरफेस पे पानी है वो पेरीफ्री पे बाउंड्री पे आके एक दूसरे के मोशन को रोकने की कोशिश करेगा। ये कंडीशन में कहीं पर भी मूवमेंट नहीं होती। हाँ या ना? यस सर। चलिए आइए जरा क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जल्दी से करिए एक बार फटाफट, 2 मिनट दिए, करते डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम पर मोल, इज आइसोटोनिक विद 5% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एमबी ऑफ सॉल्यूशन इज। कर पाओगे या नहीं कर पाए? पहले आप मुझे बताओ गिवन मास कितना है इसका? कितना अंदर का गिवन मास? जल्दी बोलो। 10 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास कितना दिया हुआ है? 60। हो गया? अच्छा, इस आइसोटोनिक इसका मतलब क्या है? पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। जल्दी बोलो।
हम्म, अब पाई 1 का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल टू क्या होता है? CRT होता है ना, आया ना? तो इसका मतलब C1RT इज इक्वल टू C2RT, RT तो कट गया। C1 क्या है? कंसंट्रेशन। व्हाट इज कंसंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 10/60/V इज इक्वल्स टू कितना है इसका? C2 5 अपॉन, ये निकालना है मुझे, और V से भी कट गया। क्या सॉल्व कर पाएंगे? जल्दी बताओ, जी सर। सॉल्व हो जाएगा या नहीं? हम्म, ठीक है, आइए जरा 12th पे आइए। ये क्वेश्चन भी सभी का हो जाना चाहिए था। Concentrated H2SO4 is 98% H2SO4 by mass, has a density इतना, volume of acid required, हमें क्या निकालना है? volume of acid required to make 1 liter of 0.1 m H2SO4। अब ये ना फिर से अगेन इक्वेशन ऑफ टाइट्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? M1V1 is equals to M2V2। हमें निकालना क्या है? इसमें निकालनी है फाइनल वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, यानी V2 निकालना है हमें। लेकिन V2 निकालने से पहले आप चेक करो कि क्या आपको मोलारिटी पता है? मोलारिटी पता है, हाँ या ना? मोलारिटी निकाल लो। कैसे निकालोगे? H2SO4 कितना गिवन मास? 98। और आपको पता है मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है H2SO4 का? 98, हाँ या ना? सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के कितने आ गए? 98/98, दैट इज इक्वल टू 1 मोल। आया या नहीं? जल्दी बोलो। अब वॉल्यूम निकालनी है, डेंसिटी कितनी है? डेंसिटी है 1.84। अब जानते हो डेंसिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। बताओ मास कितना लेंगे? मास कितना लेंगे? 98% सॉल्यूट है तो मास कितना होगा? 100 होगा ना? 98। अरे भैया 98% तो सॉल्यूट ही है, हम्म, तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो ये कितना हो गया? मास 100 ले लोगे, डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको? 1.84। यहाँ से क्या निकाल लोगे? वॉल्यूम निकाल लोगे। यहाँ से वॉल्यूम निकल के आ गया, वॉल्यूम इट कम्स आउट टू बी 100/1.84, हाँ या ना? 100/1.84। मगर ये किस में आएगा? ml में आएगा? जल्दी बोलो, ml में आएगा, हाँ या ना? अरे इसी को जी सर। लीटर में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल के आ गई? मोलारिटी निकल के आ गई। अब खाली फॉर्मूले में क्या पुट करना था आपको? फॉर्मूले पुट करना था M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 अभी निकाली है आपने, वॉल्यूम 1 कितनी दी हुई है आपको? V1, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक 1 liter of 0.1 m H2SO4 इज, अच्छा 0.1 m H2SO4 बनाना है मुझे V2 नहीं, मुझे V1 निकालना है। तो M1 कितना है? M1 अभी निकाला आपने, जो भी वैल्यू आएगी, और वॉल्यूम 1 कितनी है कैलकुलेट करनी है। M2 कितना है दे रखा है आपको? 0.1, और 0.1 मोलर बोल दिया ना, इसका मतलब कितना हो गया? 1000 ml इंटू क्या कर दोगे? 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना? ये आप निकाल चुके हो। यहाँ से V1 निकालना है, V1 यू हैव टू फाइंड आउट। क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे या पूरा करूं? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन कर पाएंगे या पूरा करूं? कर लेंगे। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब ध्यान रखना यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन और मोल्स में उसने रिलेशन बताइए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मान लो सॉल्यूट हो गया XB, सही है, तो XB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, हाँ या ना? जल्दी बोलो। ठीक, अब इसी को एक रिलेशन भी है, अगर आप चाहो तो इस्तेमाल कर सकते हो इसके अंदर। XB इज इक्वल टू मोलालिटी, क्योंकि मोलालिटी को इन टर्म्स में स्टडी करेंगे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूट प्लस जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास है अपॉन 1000। चाहे तो ये कर लो, अदरवाइज क्या करना, अगर ये भी नहीं करना आपने, तो आप एक बात सिंपली बात समझो कि कितना मोलर सॉल्यूशन है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ, बहुत और सिंपल तरीके से। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब हो गया 1 मोल प्रेजेंट है 1 kg में, हाँ या ना?
1 मोल प्रेजेंट है 1 kg में, बात समझ आ रही है, हाँ या ना? अरे बोलो, इतना तो बोलो। जी सर। तो अगर 1 मोल सॉल्यूट की बात कर रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को, तो आपसे उसने पूछा क्या है? उसने पूछा फाइंड दी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अरे ये तो और आसान क्वेश्चन था। तो अब इसका मतलब मोल्स कितने हैं? 1 अपॉन, जस्ट सेकेंड, 1/1 प्लस वेट कितना दिया हुआ सॉल्वेंट का 1000 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 18, इट वुड बी 1 अपॉन ये कितना हो गया 55.5, तो 1/56.5 इज द आंसर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? जल्दी बोलिए। Yes. ये क्या आ जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बोलिए। Yes, sir. 0.1 मोलर का मतलब ही ये है कि इतने मोल प्रेजेंट है। इतने मोल किसके रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है? 1 kg के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट है। वो हमने क्या किया, सॉल्वेंट का मास ले लिया और वहां से क्या निकाल दिया, सॉल्वेंट के मास की हेल्प से वैल्यू निकाल दी। क्लियर टू ऑल? Yes. चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगर ये समझ आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 14, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene। अब ये कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला लग रहा है इसमें? राउल्ट्स लॉ। ठीक है, कह रहा है 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, vapor pressure of benzene 12.8 kilopascal, toluene 3.85 kilopascal। ठीक, तो उसने बोला the vapor pressure will contain equal amount of benzene and toluene। पहली बात, बेंजीन के मोल कितने हैं? 1 मोल है। टॉलिन के मोल कितने हैं? 1 मोल है। बेंजीन जानते हो ना C6H6, टॉलिन जानते हो ना C6H5CH3। अब दोनों के वेपर प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं। बेंजीन का प्रेशर ज्यादा आ रहा है, टॉलिन का प्रेशर कम आ रहा है ना? टॉलिन का प्रेशर कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है? जल्दी से बोलो। तो देख ही पा रहे हो साफ साफ सामने सामने, किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है? वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टॉलुइन। तो उसने बोला द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन। ये बात तो गलत है, इक्वल कैसे हो सकता है? नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर प्रेडिक्शन। नहीं, इंफॉर्मेशन तो ठीक दी हुई है इन्होंने, ये भी गलत है। द वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? Yes, ma'am. ऑब्वियस ही बात है, जो ज्यादा वेपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसके वेपर्स भी तो ज्यादा ही होंगे। ओके, आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 15 पे। एट 100 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure of a solution of 6.5 gram solute in 100 gram of water is 732 mm। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 732 mm, यानी कि क्या हो गया, पीएच दे दिया आपको। इफ केबी इज इतना 0.52, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी। अब ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने वाले। ठीक है, कैसे निकलेगा? बढ़िया क्वेश्चन देखिए। 55 कितना? 5.55 कैसे? 100/18। किसमें? 15 में? यस सर। ना, ऐसे नहीं निकलेगा ये। सबसे पहले आप ये समझो कि यहाँ पे दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसने कोरिलेट कर दी है। एक तो कर दिया उसने रिलेटिव लोअरिंग, और एक बोले यार डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल एम। ठीक है, तो ये आपसे इनडायरेक्टली स्मॉल एम निकलवाएगा रिलेटिव लोअरिंग से, और उसको इस्तेमाल करेगा और डेल्टा टीबी निकलवाएगा वहां से। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हाँ या ना? जल्दी बोलो। ये क्लियर हुआ? अब पी नॉट क्या है, दिया तो है नहीं पी नॉट, लेकिन एक बात कह दिया उसने साफ साफ, दी वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑफ इतने ग्राम mmHg द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी। जब नहीं दिया होता ना तो समझ जाना हम लोग बात कर रहे हैं सेनेट प्रेशर की, जो कितना होता है 760 mmHg। याद रहेगा, ये कितना है 732 अपॉन कितना हो गया 760 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है। कितना वेट दिया गिवन वेट आपको? जल्दी बोलो, कितना दिया हुआ गिवन वेट? अरे कितना दिया है गिवन वेट? 6.5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 6.5 अपॉन मॉलिक्यूलर मास
नहीं पता। 6.5 फिर से अपॉन m प्लस 100 अपॉन 18 हो जाएगा या नहीं? ऐसे क्या निकल के आ जाएगा? m निकल के आ जाएगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. 0.212. कितना आ रहा? 0.212 m आ गया, m आ गया, जल्दी बोलो। और एक बात यहाँ पे याद रखना आप लोग सभी, जो आपका मोल फ्रैक्शन होता है कंसंट्रेशन टर्म्स को भी वो रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूट की टर्म में बात करें तो। यानी कि इसी को आप स्मॉल m की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसी को कैपिटल M की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जब आप डेल्टा टीवी निकालोगे, पहले इस m को उठाओगे दोबारा से और फिर पुट करोगे 6.5 अपॉन कैपिटल M, 6.5 अपॉन m यहाँ मोलिकुलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस 100/18। तो ये क्या निकल रहा है आपका? जाए को मैंने क्या कहा, कैसे ट्रीट करेंगे हम? स्मॉल m की तरह ट्रीट करेंगे। तब क्या पुट करोगे? फॉर्मूला खाली क्या रह गया? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू केबी इंटू एम। m मोलालिटी है जो कि जाए के बराबर है, kb आपको दे रखा है, क्या निकल के आ जाएगा? डेल्टा टीबी निकल के आ जाएगा। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन Yes. थोड़ा लेंदी है, हालांकि ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम में क्योंकि कैलकुलेशन के लिए टाइम चाहिए होता है। तो फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है? ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? जल्दी बोलिए। जल्दी बोलिए, क्लियर है? लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18 क्विकली। 16, 17, 18 करिए। 16 कह रहा है द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। कह रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है आइडियल सॉल्यूशन के लिए? डेल्टा एच मिक्सचर 0 होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। डेल्टा वी मिक्सचर 0 होता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। डेल्टा पी क्या होता है? क्योंकि ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड सेम ही होता है इसलिए डेल्टा पी निकालो 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। डेल्टा जी मिक्सचर 0, ये गलत है। किसी भी रिएक्शन का डेल्टा जी कभी भी 0 नहीं हो सकता क्योंकि कभी भी मिक्स करने पे इक्विलिब्रियम नहीं सेटल डाउन होता या इक्विलिब्रियम नहीं बनता। एम आई क्लियर? याद रहेगा, इक्विलिब्रियम नहीं बनता है किसी भी सॉल्यूशंस को या किसी भी दो मिक्सचर्स को मिक्स करने पे, कभी भी इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होता। अगर इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं हो रहा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर टू ऑल? क्लियर है बच्चों? हाँ या ना रिप्लाई किया करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बढ़िया क्वेश्चन। अगर मोलालिटी को डबल कर दिया तो बताओ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अनचेंज, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोलालिटी को डबल करें ट्रिपल करें, इट इज इंडिपेंडेंट। एम आई क्लियर टू ऑल? Yes, sir. आइए जरा अगला क्वेश्चन। एंटी फ्री सॉल्यूशन दे दिया, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 31 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। कितना गिवन वेट दे दिया आपको? 31 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास 62। नंबर ऑफ मोल्स निकल गए इथाइलिन ग्लाइकोल के, जल्दी से बोल दो। 31/62 यानी कितना हो गया? 1/2, दैट इज इक्वल टू 0.5 मोल। सही है। इन 600 ग्राम पानी यानी वाटर का वेट कितना है? 600/1000, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया? 3/5 यानी कितना हो गया? 30 हो गया, तो 0.6। ठीक है, जल्दी बोलो। 30/5 करेंगे 0.06 के करीब या 0.6 के करीब आ जाएगा हमारा वैल्यू। अब आपको क्या क्या दे दिया? 3/5 ले लो इसको, कोई बात नहीं। आपसे पूछा गया उसने कहा था फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है आपको, यानी क्या निकालना है? आपको निकालना है टीएफ। तो पहली चीज आप क्या निकाल लोगे? डेल्टा टीएफ। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा टीएफ? केएफ इनटू मोलालिटी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केएफ? केएफ कितना दिया हुआ है? 1.86। ये आसान क्वेश्चन है। 1.86। मोलालिटी क्या है? 0.5 अपॉन नीचे कितना है? 600 इंटू कितना हो गया? 1000। क्या निकल आएगा यहाँ से? डेल्टा टीएफ। हाँ या ना? हाँ या Yes. ना? लेकिन निकालना क्या है? मुझे तो टीएफ निकालना है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस टीएफ। तो डेल्टा टीएफ निकाल चुके हो और टी नॉट एफ की वैल्यू फिक्स होती है।
कितनी है टी नॉट एफ? 0 डिग्री सेल्सियस यानी कितना? 273.15। ये आप निकाल चुके हैं। यहां से क्या निकालना है? टी एफ। निकाल पाओगे या नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लो, प्लस मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं, वो क्वेश्चंस भी अब ट्राई कर लो।